Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. एंड टुडे टॉपिक इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है डाटा कलेक्शन, कितने टाइप का होता है और हमारे लिए क्यों यूजफुल होता है। क्योंकि हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए डाटा जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। विदाउट डाटा हम कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, किसी भी चीज का हम एनालिसिस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं। सो डाटा जो कलेक्शन जो हम करते हैं वो हम प्राइमरी डाटा से भी करते हैं और सेकेंडरी से भी। अगर बात करते हैं हम प्राइमरी डाटा की, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्टेड किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। ओके ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो जो क्या किया जाएगा, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करते हैं तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि किसी अदर पर्सन के द्वारा सर्च किया होता है बट उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा डाटा होगा? वो डाटा होगा आपका सेकेंडरी डाटा। ओके, सो आइए हम डिफरेंस कर लेते हैं कुछ। क्या आपको डिफरेंस दिया हुआ है प्राइमरी डाटा का और सेकेंडरी डाटा का? नंबर वन, हम मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग के अंदर प्राइमरी डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा होगा जो कि फर्स्ट टाइम में क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। एंड सेकेंडरी डाटा होता है बेसिकली जो एग्जिस्टिंग जो डाटा होता है उसको हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेटर है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा बट यहाँ पर अदर देन इन्वेस्टिगेटर पर्सन होगा। कॉस्ट की बात करते हैं, सो प्राइमरी डाटा के अंदर रिलेटिवली ज्यादा कॉस्ट आती है बट की सेकेंडरी डाटा के अंदर आपकी कम कॉस्ट रहेगी। सुटेबिलिटी की बात करेंगे, सो प्राइमरी डाटा हमारे लिए सुटेबल रहता है क्योंकि हमें जिस पर्पज के लिए, जिस पर्पस के लिए या फिर जिस सर्च के लिए हमने जो डाटा को कलेक्ट किया वो उसी के लिए ही होता है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो सुटेबल रहेगा। बट ये आपका सुटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यूज की बात करते हैं, सो यूज के अंदर क्या आएगा? पर्पस ऑफ इंक्वायरी के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट इज इट मे बी रिक्वायर्ड सर्टेन एडजस्टमेंट टू, यानी कि यहाँ पर वो डाटा जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आपकी रिसर्च के लिए फिट हो भी सकता है, एडजस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस रहते हैं। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी रहेगी, देखिए क्या दिया हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रेजुडिक इन इट्स कलेक्शन, यानी कि उनकी खुद की कलेक्शन ही होती है बट यहाँ पर कोई भी आपकी पर्सनल जो है वो बायसनेस नहीं होती क्योंकि वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया, आप उसको यूज कर रहे हो। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस की हमने बात की, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंक्वायरी के बेस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड, द स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। सो ये हमने, यानी कि हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं जब हम चूज करते हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डाटा। ओके, यानी कि हमारे पास टाइम की ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना सही समझेंगे, अदरवाइज हम सेकेंडरी को यूज करेंगे। सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, मेल क्वेश्चनरी मेथड, शेड्यूल सेंड थ्रू द इन्यूमिनेटर। सो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सो आइए वन बाय वन हम हर एक के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप के मेथड होते हैं। नंबर वन इज आर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं? इस मेथड के अंदर डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली पर्सन के कांटेक्ट में जाता है और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ओके, और यानी कि जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन इनटेक करता है, तो वो क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। देन नेक्स्ट देखिए, फिर सेकंड हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी। इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है कॉन्टेक्ट करता है थर्ड पार्टी से, कॉन्टेक्ट करता है और उससे वो इंफॉर्मेशन इनटेक करता है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन लेता है उससे। ठीक है, लाइक पर्सन अदर देन वन अबाउट होम इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन, यानी कि जिस पर्सन के साथ कोई भी घटना घटित हुई है और उसके जो दूसरा पर्सन है उससे वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को इनटेक कर रहा है। इस मेथड के अंदर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से और उनके जो आंसर होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट का मतलब क्या होगा? अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं?
इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपॉइंट करता है लोकल एजेंट या फिर कोरस्पोंडेंट अपॉइंट करता है, जो कि कलेक्ट करता है वहां की इंफॉर्मेशन और सेंट्रल ऑफिस तक पहुंचाता है, जहां पर उसको नॉलेज होती है हर एक इंफॉर्मेशन की। सो उसको हम बोलते हैं लोकल कोरस्पोंडेंट, जिसको वहां के एरिया की, वहां के लोगों की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम फोर्थ वन बात करते हैं मेल क्वेश्चनरी मेथड। मेल क्वेश्चनरी मेथड होता है हम किसी भी पर्सन के साथ मेल के थ्रू हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और वहां से हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो वो होता है आपका मेल क्वेश्चनरी मेथड। ओके, बट ये इलिटरेट पर्सन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि उनको ना ही तो मेल करना आता, ना ही मेल पढ़ना आता। तो वहां पर थोड़ा सा ये आपके लिए डिसएडवांटेज रहेगा। जो भी आप मेथड अडॉप्ट कर रहे हो वहां पर आपको ये चीजें देखनी पड़ती है कि वहां के लोगों की एजुकेशन कैसी है, वहां के लोग जो है वो कौन से मेथड के लिए सुटेबल रहेंगे। ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट फिर हम करते हैं शेड्यूल फॉर और क्वेश्चन सेंड थ्रू इनोमिनेटर्स। इनोमिनेटर्स का मतलब क्या होता है? इनोमिनेटर्स यानी कि जो पर्सन अपॉइंट किए गए, ट्रेन किए गए हैं, ठीक है, उन किसके लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन शेड्यूलिंग बनाया गया है, जैसे इलिटरेट जो पर्सन है उनसे अगर आप कुछ पूछोगे तो वो इंफॉर्मेशन बता देंगे आपको, ठीक है, बट खुद से वो क्या नहीं है, खुद से वो लिख नहीं सकते हैं, खुद से नहीं समझ सकते। बट अगर आप उनसे कुछ पूछते हो, कुछ समझते हो या समझाते हो, तो उनको समझ में आ जाता है। तो उनके थ्रू जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो वो आ जाएगा कि जब आप इनोमिनेटर को भेज रहे हो। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन रे की, बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्वेश्चन रे, जहां पर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो। कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन रे, नंबर वन इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रे। क्वेश्चन जो होते हैं स्ट्रक्चर वे में किसको बोलेंगे, जो पर्टिकुलर पहले से ही प्री प्लान है, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में जो होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर वे में, यानी कि पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म किए गए हैं आपके क्वेश्चंस। सो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टू टाइप के हो सकते हैं, क्लोज क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो आपके स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्लोज क्वेश्चंस हम बोलते हैं। सो क्लोज क्वेश्चंस कौन से होंगे, जिसका जो आंसर होगा वो लिमिटेड से फॉर्म में होगा, वो होते हैं आपके क्लोज क्वेश्चंस होंगे, जहां पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाता है, आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज क्वेश्चन हम बोलेंगे। ठीक है, देन सॉरी, नेक्स्ट फिर क्या दिया हुआ है कि जो स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो नंबर वन इज अ डिस्टिंग्विश और नॉन डिस्टिंग्विश, दो फॉर्म में हो सकते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है छिपाना, क्या करना, छिपाना, यहाँ यानी कि यहाँ पर जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसको बताते नहीं हो कि आप इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो। नॉन डिस्गाइज के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आता है कि सामने वाला जो पर्सन है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको सब कुछ पता होता है। ठीक है, इसके बारे में ये दिया भी हुआ है, सो पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इजीली हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए फिर हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। देखिए अनस्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पर जो आंसर करने वाला होता है वो क्या करता है, अपने तरीके से आपको बताता है, समझाता है, या जो भी क्वेश्चन आपने किया उसका रिस्पॉन्स करता है। वो होते हैं आपके अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, यानी कि जहां पर कोई भी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं किए गए हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, क्वेश्चंस करते हो, बदले में आपको आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या सोचते हो, कैसा आपको लगता है, कोई भी जैसे क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस पुट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्री इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। कौन कौन से सोर्स होते हैं? आई थिंक आप इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी जो मेथड्स होते हैं उसके हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। जैसे कि हमने एक मेल्ड क्वेश्चन मेथड का हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया है कि उसके अंदर क्या होता है कि जो इलिटरेट जो पर्सन होते हैं वो उनको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बट मेन कंसेप्ट क्या है और क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम स्कोप पढ़ते हैं डाटा कलेक्शन का, वो आपको मेन इंपॉर्टेंट पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर पब्लिश सोर्स की, हम बात करेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन।
गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या होगा कि जो कि आपकी गवर्नमेंट पब्लिश करती है कोई भी डाटा को, लाइक इंडियन ट्रेड जर्नल होगा वीकली, नेक्स्ट है आपका आरबीआई बुलेटिन मंथली, सेंसेशन रिपोर्ट, नेक्स्ट है आपकी सेंसस रिपोर्ट, नेक्स्ट आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा पब्लिश किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, ये लिख भी लीजिए, जाए कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, 11 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अप्रैल 1948। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक, जुलाई 1944, ठीक है। सो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, ये पेपर के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, सो ध्यान रख लेना। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट है फिर फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, हम बात करेंगे। सो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, 27 दिसंबर 1945। ओके। नेक्स्ट फिर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर कमेटी। कोई भी यहाँ से ना आप रीड आउट कर लेना इन सब चीजों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वहां से पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देगी कि सेकेंडरी सोर्स कौन सा है, तो यहाँ पर आपको रीड आउट करना ये सब जरूरी है। पब्लिकेशन जो किया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, मैगजीन के अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी मैगजीन होती है, लाइक कॉमर्स की अलग से, इकोनॉमिक जर्नल की, कैपिटल, फाइनेंशियल टाइम, इकोनॉमिक टाइम, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है फिर अनपब्लिश डाटा। कुछ डाटा ऐसा भी होता है कि जो उसकी पब्लिश नहीं किया जाता है, ठीक है, पब्लिश नहीं किया जाता आपका ऑफिस फाइल एंड रिकॉर्ड्स के अंदर, बट अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं डाटा को। सो डाटा को जब डाटा एक होता है, रा डाटा होता है, ठीक है, हमारे पास उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर अरेंज करते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम अरेंज करते हैं, सेम सिमिलर करेक्टरिस्टिक का जो डाटा होता है उसको एक जगह पर रखते हैं, ठीक है, सिमिलर करेक्टरिस्टिक के बेस पर, कॉमन करेक्टरिस्टिक के बेस पर, वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन करना। एक ऐसी प्रोसेस जहां पर डाटा को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉमन करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है रिक्वेजिशन ओ अ गुड क्लासिफिकेशन, यानी कि हम एक अच्छी क्लासिफिकेशन किसे बोलेंगे, आपका क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, यानी कि व्यापक, क्या बोलेंगे, व्यापक, अनएम्बिगुअस यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल, सुटेबिलिटी, होमोजीनियस। नेक्स्ट है रिलीवेंसी क्लासिफिकेशन, यानी कि रिलीवेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। देन नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्या क्या एडवांटेज रहेगा अगर आप क्लासिफिकेशन कर देते हो। सो अननेसेसरी जो डिटेल आपको प्रोवाइड की जाती है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक, आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा नहीं होगा, जो आपके लिए सुटेबल है उसी डाटा का आप यूज कर सकते हो पहले से ही। अगर आपने क्लासिफिकेशन कर लिया है तो उसके इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हो, हेल्प करता है आपके रिलेशन निकालने के लिए, यानी कि जो भी आपकी जिस भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो, अगर कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन करना है तो आप इजीली कर सकते हो उसके बारे में, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आप कर सकते हो फर्दर। नेक्स्ट है फिर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन होगा वो आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। एज यू ऑल नो दैट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन which is not measure 1 minute, not measure in term of numerics, यानी कि जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मेजर नहीं कर सकते हो वो होता है आपका क्वालिटेटिव, क्वालिटी के बेस पर आप इसको लर्न कर सकते हो, और जो क्वांटिटेटिव होता है उसको आप न्यूमेरिक्स फॉर्म के अंदर मेजर कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, सो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप के बेस पर आप बोल सकते हो, सिंपल क्लासिफिकेशन, टू फोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी होगा। आइए वन बाय वन हम बात करेंगे, डिटेल से समझेंगे। यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना हुआ है,
अगर सिंपल क्लासिफिकेशन या फिर टू फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आ जाता है जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, इंडिया की पॉपुलेशन को, तो या तो वो मेल होगी या फिर वो फीमेल होगी, या तो इलिटरेट होंगे या तो लिटरेट होंगे या फिर इलिटरेट होंगे। ये होता है आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, या फिर आपको इसको टू फोल्ड क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर वन यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आप लिख लीजिए, वन लिख लीजिए। टेम्पोरियल क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है फिर टेम्पोरियल हो गया आपका। नेक्स्ट है स्पेटल और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये देखिए, क्वांटिटेटिव के अंदर जिसको हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी के बेस पर, जियोग्राफिकल के अंदर प्लेस के बेसिस पर हो जाएगा, और टेम्पोरियल के अंदर क्या होता है कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, एक क्रम में क्लासिफिकेशन करना उस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया भी हुआ क्वालिटेटिव के अंदर हाइट, वेट, नंबर्स, मार्क्स एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए डाटा इन सीरियल ऑर्डर में आपको दिए गए हैं, रोल नंबर दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए, रोल नंबर, मार्क्स। तो यहाँ पर क्या कि रो डाटा जो है उसको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये तो पता होगा ना सभी को, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो क्या होता है, घटते क्रम में, घटते क्रम में। और जो असेंडिंग होता है वो होगा आपका बढ़ते क्रम में। इसको आप डिसेंडिंग को आप डिक्रीज से याद कर सकते हो, डिक्रीज से लर्न कर सकते हो। घटते क्रम में कैसे, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। और बढ़ते क्रम में कैसे, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। समझ में आ गया ना। देन नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं एरे की, हम बात करेंगे एरे क्या होता है। एरे इन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि जब हम डाटा को अरेंज करते हैं, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, वो क्या होता है, आपका एरे होता है। नेक्स्ट देखिए, पहली बार, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। टेली बार और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जहां से हम डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो हमारा टेबुलर फॉर्म में हमारा जो डाटा होता है, टेबल या फिर चार्ट की फॉर्म में, उसके अंदर हमारे वेरिएबल होते हैं, टेली मार्क्स होते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं, कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक वरी करता है वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। और वेरिएंट भी हम बोल सकते हैं, लाइक एज, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंसी, कलर एटसेट्रा आर वेरिएंट। बट जो कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं वो आपके मेजरेबल होते हैं, और कुछ जो वेरिएंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसके अंदर इंक्लूड होते हैं एज, हाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा। जबकि अगर हम बात करते हैं कलर की, इंटेलिजेंसी की, जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन विद नंबर्स एज अ पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और जबकि जो मेजरेबल नहीं होते हैं वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आपके टू टाइप के रहेंगे, कॉन्टिन्यू वेरिएबल और डिसकॉन्टिन्यू या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल भी हम बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यू वेरिएबल होते हैं जो विद इन अ सर्टेन इंटरवल के अंदर न्यूमेरिक्स वैल्यू के अंदर आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कॉन्टिन्यू। और अगर हम डिसकॉन्टिन्यू की बात करते हैं या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं, तो वो वेरिएबल जिसको हम ओनली फाइनाइट, जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, ओनली अ फाइनाइट वैल्यूज, वो क्या होती है, आपके डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर टेली की बात करते हैं। टेली क्या होता है, टेली होता है आपका जो कि रिकॉर्ड रखता है काउंट ऑफ ब्लॉक ऑफ फाइव, फाइव का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर टेली बार की बात करते हैं, सो स्ट्रेट बार यूज किया जाता है टेली के अंदर, जिसको हम टेली बार बोलते हैं। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि स्ट्रेट बार जो होता है तो वो वर्टिकल बार होता है, या फिर स्टॉप किया जाता है आफ्टर एवरी फोर स्टॉप।
4 स्ट्रोक के बाद किया जाता है। और जो फिफ्थ होता है वो क्या होता है, हॉरिजेंटल या स्लैश लाइन होती है जो क्रॉस की जाती है टैली बार के अंदर। एंड अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क आर कॉल्ड अ वेरिएंट, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरिएंट। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है कोई भी डाटा है वो अकरेंस हुआ है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अरेंजमेंट करना, डाटा को क्या करना, अरेंज करना। डाटा को जो अरेंज किया जाएगा किस तरीके से, जहां पर अगर मान लीजिए कोई भी क्लास का डाटा बोल दिया जाए 11 to 20 के बीच में, सो जो 11 है वो क्या है आपका लोअर लिमिट, और जो आपकी 20 है वो क्या है अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, और जिस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट देखिए, फिर टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ग्रुप या फिर कॉन्टिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोलते हैं। जो आपका डिस्क्रीट जो डिस्क्रीट की अगर हम बात करते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, in the form of raw data is done by the method of tally marks as explained। देखिए आगे आपको दिया भी हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल दिया मिल जाएगा, यहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाटा दिया गया है, सो यहाँ पर वेरिएंट दे दिए गए, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 24 है। देन टेली मार्क करना है हमें 1 2 3 4, 4 तक तो हम ऐसे ही करेंगे। अगर हमें 6 दिया हुआ तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेली मार्क्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार अक्रंस हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, फिर कॉन्टिन्यू और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम जहां पर बात करते हैं, सो कॉन्टिन्यू और ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। सो करते हैं कॉन्टिन्यू और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो जो मेथड हम पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कन्वीनियंट कहाँ पर होगा, जहां पर रा डाटा की जो वैल्यू होती है वो लार्ज लेवल पर आपका रिपीटिंग होएगी, और डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ वेरी लार्ज, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज्यादा लार्ज जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन रो डाटा, अगर आपके नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन किया रो डाटा आपका लार्ज है, एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जहां पर ज्यादा मिलेगा आपको डिफरेंस, वहां पर हम क्या करते हैं, डाटा को क्लास या फिर ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन हम प्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट हम कुछ स्टेटिस्टिकल टर्म्स